ठीक है, तो आपके मार्केट रिस्पॉन्सेस टू द पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किसी को कोई डाउट है? नहीं समझ आया हो? समझ आ गया मैम। क्लियर हो गया? अब बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिखिए। व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स, क्या क्या है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के? व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ पीएलसी? तुम लोग तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे पहला जो आपका बेनिफिट है वो ये है कि ये डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स द कंपनीज फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कब चेंज करने की जरूरत है, कब उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है, कौन सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमें डेवलप करने की जरूरत है, तो इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देता है। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कोई भी कंपनी को क्या हेल्प करता है, डिसीजन लेने में। कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग टू द सर्विस एंड प्रोडक्ट, कोई भी चेंजेस अगर करने हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, स्ट्रैटेजीज बनाना है, नया मार्केट कैप्चर करना है, so like these kinds of decision we can easily take by using this concept product life cycle। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस, व्हाट द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल है। सेकेंड लिख सकते हैं फॉरकास्टिंग सेल्स, फॉरकास्टिंग सेल्स, फॉरकास्टिंग सेल्स, फॉरकास्टिंग सेल्स। यानी कि आप अगर मान लो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे चल के कितना सेल हो सकता है, उसका क्या सिनारियो है, because there are different stages and the demand of your product is definitely differ in each and every stages in the PLC, that is going to help to understand that in future आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा। क्लियर है? यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो हर स्टेज में उसका जो डिमांड है वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, सेल्स कितना बढ़ेगा आपका प्रोडक्ट का, ठीक है, ये डिफाइन करने में, इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको फॉरकास्ट करने में। फॉरकास्टिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कितना आपका प्रोडक्ट सेल हो सकता है मार्केट में, ठीक है, कितना ज्यादा सर्विसेज सेल हो सकता है आपके मार्केट में। तो फॉरकास्ट करने में यानी आगे डिसाइड करने में कि भाई हम कितना प्रोडक्ट को या सर्विस को जनरेट हमें करने की जरूरत है, कितना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है, तो सेल्स फॉरकास्ट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प करेगा। सेकेंड पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट लिखिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये हेल्प करेगा, यानी कि आपका जो हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गए, ठीक है, तो और हो सकता है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज तक पहुंच चुका हो, लेकिन कॉम्पिटिटर नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में इंटर हुआ, इंट्रोडक्टरी स्टेज में ही उसका प्रोडक्ट है, तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिल सकता है कि आप कॉम्पिटिटर की कुछ आइडियाज को देख सकते हो, उसके आइडियाज से कुछ अनुमान लगा सकते हो, अप्रोक्सीमेट हो सकता है ना कि एक समझ सकते हो कि हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का जो सेल है वो आगे जाके डिक्रीज हो जाए, तो आप अपने प्रोडक्ट में तुरंत से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। प्राइस से रिलेटेड अगर चेंजेस लाना है, कॉम्पिटिटिव प्राइस को देखना है, तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फायदा ले सकते हो सकता है कि जो कंपनी मार्केट में एंटर हुई हो नए प्रोडक्ट के साथ, हो सकता है कि उसको जल्दी कोई अडॉप्ट ना करे, लेकिन क्योंकि आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट में इमेज बन चुका है, तो आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हो, प्रोडक्ट में बदलाव ला सकते हो और वापस से अपने आप को आप मार्केट में सिक्योर कर सकते हो। तो लाइक दिस इज द वे ऑफ टेकिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप समझ सकते हो। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है या स्टेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कंपनी का एनालाइज करो। कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होती है, ठीक है, जो राइवल कंपनीज के भी पीएलसीज को अंडरस्टैंड करती है, समझती है, तो अगर उनको पता लग जाता है कि अभी इनका खुद का जो प्रोडक्ट है वो कौन से स्टेज में, इंट्रोडक्टरी में, मैच्योरिटी में, ग्रोथ में, कौन से स्टेज में है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट में, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है। तो लाइक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करेगी, सेल्स फॉरकास्टिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प करेगी। ये तीन एडवांटेज जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के, ये सबको समझ आ गया? यस मैम। क्लियर हो गया?
Next is what is disadvantages of product life cycle. What is disadvantages of product life cycle? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहला फर्स्ट लिखिए इसके लिमिटेशंस में या डिसएडवांटेज में, फ्लक्चुएशन इन डेटा, फ्लक्चुएशन इन सेल्स डेटा, फ्लक्चुएशंस इन सेल्स डेटा, फ्लक्चुएशन इन सेल्स डेटा. When we are talking about fluctuations in sales data, what does it mean? कि जरूरी नहीं है कि आपका जो सेल है, जो भी आपने डिटरमाइन किया हो या पहले से आपने फोरकास्ट किया हो, 100% ट्रू हो, ठीक है? बिकॉज जो मार्केट एनवायरमेंट है दैट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज. कुछ भी ऐसा हो सकता है. अगर आप मैं बोलूं कुछ पॉलिसीज से रिलेटेड, जैसे अभी जीएसटी आया, एकदम से जीएसटी जब आया तो उससे क्या हुआ कि काफी हद तक बहुत सारे मार्केट पे इसका इम्पैक्ट हुआ. बहुत सारी जो कंपनीज थी उनका सेल्स डिक्रीज हुआ, बहुत लोग का इंक्रीज हुआ. अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हो 10,000 का एंड यू हैव टू पे द जीएसटी अमाउंट 18%, देन डेफिनेटली यू हैव टू पे 1800 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि जीएसटी बिल आपको लेना है. So like there are so many things like that is related with the changes in policies. कुछ natural calamities आ गया, अभी जैसे पैंडेमिक आपका आया हुआ है. क्या किसी कंपनी ने ऐसा जूम किया था कि एक साल के बाद उनके प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इतना ज्यादा कम हो जाएगा? ऑटोमोबाइल सेक्टर इज एन एक्सट्रीम लॉस, राइट? तो ये सारी चीजें क्या थी? अनसर्टेन थी. तो पीएलसी आपको अनसर्टेनिटी से डील करना नहीं बता सकता, आपको एक इमेज दे सकता है, आपको एक आउटलाइन प्रोवाइड कर सकता है, बट 100% आपको एक क्योर दे दे किसी चीज का पॉसिबल नहीं है. तो सेल्स फॉरकास्ट जो होता है वो उसमें चेंजेस हो सकता है, डेटा बदल सकता है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस एंड कंडीशंस ऑफ द मार्केट, राइट? तो इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी हो सकता है, मॉनेटरी, देयर आर वेरियस ऑफ रीजंस बिकॉज चेंज हो सकता है सेल्स डेटा. क्लियर है? वैरिंग द मार्केट कंडीशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया इसी में इंक्लूड करके कि मार्केट कंडीशन में बदलाव आ सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, बिल्कुल से कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बिल्कुल आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए, ठीक है? और बिल्कुल से जैसे अभी इंटरनेट जैसे ही आया वैसे वीसीडी वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया बिल्कुल ही खत्म हो गया, वीसीडी वीसीआर. और अब तो शायद मुझे लगता है कि बहुत कम लोग टेलीविजन भी देखते हैं. The people mostly uses mobile phone, but television is only for the show off, and that is कि हाँ घर में एक टेलीविजन होना चाहिए, that is kind of requirement. तो इसी वजह से टेलीविजन लोग परचेज करें, लेकिन एक तरीके से उसका जो कंसेप्ट है, उसकी जो यूज करने का तरीका था वो खत्म हो गया. सो मार्केट का जो बोल सकते हैं, मार्केट की आपकी मार्केट कंडीशन वेरी हो, बदले, चेंज हो, ठीक है? तो ये एक लिमिटेशन है. तो पीएलसी उस चीज को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता प्रॉपरली, ठीक है? और सेकंड पॉइंट क्या बोली? वैरिंग, VARYING, वैरिंग यानी बदलते रहना. वैरिंग मार्केट कंडीशन, वैरिंग मार्केट कंडीशन, वैरिंग मार्केट कंडीशन, ठीक है? और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक और कंसेप्ट है कि ये सारे के सारे कंपनी पे या ब्रांड पे सूट करे, ऐसा जरूरी नहीं है. सब कंपनी का पीएलसी नहीं होता कि भाई एक टाइम के बाद सारे कंपनी जो है वो डूब ही जाने हैं, ऐसा नहीं हो सकता. ये बेसिकली पीएलसी का जो कंसेप्ट है ये उन कंपनीज पे ज्यादा सूटेबल है जिनका एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन है, और वो उसमें अगर कोई चेंज या बदलाव आता है तो डेफिनेटली वो कंपनी बहुत जल्दी डिसॉल्व करेगी. लेकिन अगर कोई कंपनी जिसकी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है, जैसे सैमसंग है, दैट इज नॉट ओनली डीलिंग विद मोबाइल फोन बट दैट इज डीलिंग विद अनदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम एज वेल, राइट? और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जिनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइन है. तो उस केस में जरूरी नहीं कि आप एक बार कंसेप्ट डाल दो कि भाई अगर आपका डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा तो आप 100% ही आपकी कंपनी लॉस में जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ सर्विस ब्रांड और ऑलरेडी जिनका ब्रांड इमेज अच्छा है उनपे ये पीएलसी 100% एप्लीकेबल नहीं है कि एक स्टेज के बाद वो डिक्लाइन ही हो जाएगी. खैर इन द केस ऑफ वीडियोकॉन ले लीजिए, वीडियोकॉन तो खैर डिक्लाइन हो गया, लेकिन उसके भी बहुत बड़े रीजंस थे डिक्लाइन होने के वीडियोकॉन के, ठीक है? ओनिडा भी डिक्लाइन हो गया. लेकिन अदरवाइज अगर मैं एग्जांपल में हम लोग एक सैमसंग भी था, दैट इज आल्सो डिक्लाइन. लेकिन अगर मैं एग्जांपल में अभी आपका सैमसंग लूं तो एक अच्छा खासा मार्केट कैप्चर उसने कर रखा है. तो ये कह सकते हैं कि 100% हर एक ब्रांड और सर्विस पे ये पीएलसी एप्लीकेबल नहीं है. यानी दिस इज नॉट 100% applicable on all services and all brands और services. सारे ब्रांड और उसकी सर्विसेज पे ये 100% पीएलसी एप्लीकेबल है, ऐसा
नहीं है। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया? कंपोनेंट, डिसएडवांटेज मात्र 2 ही है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सर्विस के? तो सबसे फर्स्ट लिखिए फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट। सेकेंड राइट सर्विस प्रोडक्ट। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज में 4 आपके कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहला आपका होगा फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट। सेकेंड इज सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सर्विस, सर्विस एनवायरनमेंट, सर्विस एनवायरनमेंट, सर्विस एनवायरनमेंट, service environment, service environment. And the last one is service delivery, service delivery. I mean component of service है। हाँ, ये components है services के। ओके, तो एवरीवन नोज दैट व्हिच वी कैन सी, लाइक रेस्टोरेंट में जाते हैं, फूड को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा सकते हैं, कार को देख सकते हैं, ठीक है, शैम्पू को देख सकते हैं, गुड्स को देख सकते हैं, राइट। सो और कुछ ऐसी भी, जैसे यूनिवर्सिटी में आपके डिप्लोमा या की सर्टिफिकेट को आप देख सकते हो, ठीक है, डिग्री को हम देख सकते हैं जो पेज में अवेलेबल होता है, बट एजुकेशन को नहीं देख सकते। सो द इंडस्ट्रीज में अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग फिजिकल प्रोडक्ट हो सकते हैं, राइट। जैसे किसी ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा उसका फिजिकल प्रोडक्ट होगा? कार, ऑब्वियसली। तो फिजिकल प्रोडक्ट तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, दैट व्हिच वी कैन सी, द टैंजिबल थिंग, या टैंजिबल जो प्रोडक्ट होता है। When we are talking about the service product, then what is the service product? Basically service product में आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं? आपका एक्सपीरियंस इसमें काउंट हो सकता है, ठीक है, एक इंटरफेस, या बोल सकते हैं कि जहां पर एक सर्विस एनकाउंटर हो रहा है, जहां पर जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव और पर्सन्स मिल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस जो गेन कर रहे हैं, वो हो सकता है। अगर मैं इसी का एग्जाम्पल लूं कंपोनेंट ऑफ सर्विसेज का, तो आपका जो इंडस्ट्री है ऑटो, इसका फिजिकल प्रोडक्ट कार है, और इसका सर्विस प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है? इसकी वारंटी हो सकती है, इसके लोन हो सकता है, इसका टाइटल ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मतलब पोजेशन जो है इसका प्रोडक्ट का वो पास कर सकता है, ठीक है, ओनरशिप पास हो सकता है। तो ये इसके सर्विस प्रोडक्ट होंगे। तो सर्विस प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज अटैच्ड विद द टैंजिबल प्रोडक्ट, यानी टैंजिबल प्रोडक्ट के साथ जो आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सपीरियंस लिख सकते हो, टाइटल ट्रांसफर, वारंटी, लोन्स वगैरह, ये सारे आपके सर्विस होंगे जो एक एड ऑन होंगे आपके फिजिकल प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। When we are talking about the service environment, जैसे कि आपका जो सर्विस प्रोडक्ट है, वो कह सकते हैं कि वो तो ऑब्वियसली इंटैंजिबल है। सर्विस एनवायरनमेंट इट मीन्स कि क्या आप एनवायरनमेंट क्या है जहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड हो रहा है, जहां पर आप फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां पर किस तरीके का एम्बियंस है, ठीक है, वहां पर सॉन्ग्स बज रहे हैं, लाइटनिंग कैसी है, वहां की सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सर्विस एनवायरनमेंट में आएगी। एनवायरनमेंट में मतलब कि जहां पर आपके फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस प्रोडक्ट जो है वो आपको किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी सर्विस एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है? पोजीशन, एक तरीके का एक सिग्नल है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन शो करेगा, ठीक है। एक शोरूम हो सकता है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइट्स हो सकता है, और सबके लिए जो सर्विस एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए सर्विस एनवायरनमेंट की बात करूं, तो एक फास्ट फूड डिलीवरी के लिए अगर कोई आउटलेट है, ठीक है, जो फास्ट फूड के साथ डील करता है, मान लो चाइनीज और कुछ सैंडविच और कॉन्टिनेंटल वगैरह कुछ बना रहा है, तो उसमें वहां पर आप बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स भी यूज कर रहे हो तो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। पब्स में ब्राइट लाइट यूज हो रहा है, अच्छा लगेगा, क्लब्स में ब्राइट लाइट है, अच्छा रहेगा।
लेकिन इफ देयर इज अ फैमिली रेस्टोरेंट जहां पर एक फैमिली सोफिस्टिकेटेड वाला एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहां पर थोड़ा डिम लाइट और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स की जरूरत नहीं है, ब्राइटनेस की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विस सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्विस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो कार इज अ फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट, उसके साथ जो एड ऑन सर्विसेज है, टाइटल, वारंटी, लोन्स एंड ऑल। सर्विस एनवायरनमेंट आपका क्या हो सकता है कि कार लॉट वगैरह कैसा है, मतलब कार को कहाँ रखा गया है, ठीक है, ग्राउंड्स वगैरह, शोरूम किस तरीके का है, कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड है शोरूम, डेकोरेशन है क्या, जैसे बहुत सारे शोरूम्स वगैरह में क्रिसमस वगैरह में डेकोरेट किया जाता है, दिवाली में लाइट लगाए जाते हैं, तो ऑल दीज आर फॉर क्रिएटिंग द सर्विस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की। ठीक है, सर्विस डिलीवरी में अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक टेस्ट ड्राइव करना, ठीक है, सर्विस जो बेसिकली कार के साथ जो सर्विस अटैच्ड है, अब उसको हम एक तरीके से ट्राई करेंगे, उसको हम समझेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को समझेंगे, उसकी क्वालिटी को समझेंगे, यानी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके का सर्विस बेसिकली प्रोवाइड कर रही है, यानी फाइनलाइज किस तरीके से, जब आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो तो किस तरीके से बेसिकली वो आपको सर्विस दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्विस डिलीवर में क्या हो सकता है, जैसे कि कुछ रिपेयर के लिए टाइम देना, कार वॉश के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना, ठीक है, टेस्ट ड्राइव करवाना आपको, ठीक है, परफॉर्मेंस बताना, तो ऑल दीज कम्स अंडर द सर्विस डिलीवरी। ठीक है, सर्विस डिलीवरी का मतलब जो प्लानिंग आपने किया होगा कि आप ऐसे से सर्विस दोगे, यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन का काम कीजिएगा कि फाइनलाइज आप किस तरीके से करते हैं कंज्यूमर को, किस तरीके से आप उनको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आप प्रोवाइड करते हो, टोटल ओवरऑल डिलीवर कैसे करते हो आप सर्विस। यानी कि अगर मान लीजिए कि कार वॉश का मिला, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मतलब बोला गया कि आप 2 टाइम्स कार वॉश करा सकते हैं क्योंकि आपने हमारे यहाँ से कार परचेज किया है, अब वो कार वॉश किस तरीके से कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है या नहीं, टाइम कितना ले रहा है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है कंसेप्ट, बहुत ज्यादा रश तो नहीं है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विस डिलीवरी, कि जो सर्विस देना है वो किस तरीके से उनको पहुंचाया जा रहा है कंज्यूमर तक। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस आपको क्लियर हो गया, कंपोनेंट ऑफ सर्विस आपको क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हमने एक ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लिया, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिटेल स्टोर एज वेल, जहां पर बेसिकली आपके गुड्स मिलते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, वहां पर आपकी सर्विस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिल सकता है, आपको कोई असिस्ट करने वाला पर्सन मिल जाएगा, आपको उधार वगैरह का अमाउंट पेमेंट करने का, क्रेडिट सिस्टम वगैरह का ये आपको वो बता सकता है, इन्वेंट्री मैनेज मतलब स्टॉक के बारे में बता सकता है कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है तो वो आपको ला करके दे देगा। तो लाइक दिस काइंड ऑफ सर्विस प्रोडक्ट इज अटैच्ड विद द फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विस एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है कि सेल फ्लोर कैसा है, वहां की क्लीनिंग कैसी है, वहां पर साफ सफाई, तो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द सर्विस एनवायरनमेंट, जहां पर सर्विस को सर्विस प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट है वहां वो किस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पर वो है, सर्विस एनवायरनमेंट में आ गया। सर्विस डिलीवरी में क्या आ जाएगा कि भाई जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव जो आपको असिस्ट कर रहा है, क्या वो असिस्टेंस जो दे रहा है वो नॉलेजेबल है पर्सन, यानी आपको क्या वो प्रॉपर आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है, आपको क्या प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा है वो, तो एक नॉलेजेबिलिटी कैसी है उसकी, उसकी फ्रेंडलीनेस है कि रूड है, ब्लंट है, किस तरीके से बात कर रहा है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सर्विस डिलीवरी। स्पीड क्या है, कितना फास्टली आपको वो प्रोडक्ट बांध करके क्या पैक करके दे रहा है। ठीक है, तो सर्विस डिलीवरी समथिंग विच इज शोइंग द रिजल्ट कि आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हो तो किस तरीके से वो आपको आप तक पहुंच रहा है, तो सर्विस डिलीवरी वो हो गया। तो फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विस एनवायरनमेंट, सर्विस डिलीवरी, चारों में किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैव एनी डाउट? इसका एक एग्जांपल स्कूल से रिलेटेड दे सकते हैं, किससे रिलेटेड? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या स्कूल? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से दे सकते हैं आप। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या हो सकता है वहां का, जो आपको मैंने बताया था कि जैसे कि डिलीवरी ऑफ डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का जो डिलीवरी आप कर रहे हो वो हो सकता है। सर्विस प्रोडक्ट में क्या हो सकता है कि आपको वो कहाँ पर रहने का, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह कैसा दे रहा है, रेसिडेंस वगैरह क्या है, प्लेसमेंट कितना दे रहेगा, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, तो ये दिस विल कम अंडर द सर्विस प्रोडक्ट विच इज एड ऑन विद द डिग्री, राइट। सर्विस एनवायरनमेंट में क्लासरूम्स कैसा है, लॉबी कैसा है, स्पोर्ट्स फील्ड कैसा है,
ठीक है, और फिर कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बेंचेस कैसे हैं, टेबल्स कैसे हैं, ठीक है, वो आपका सर्विस एनवायरनमेंट में आ गया, जहां पर आपका एजुकेशन का काम हो रहा है, टीचर इज इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट, वो आपका सर्विस एनवायरनमेंट हो गया। अब सर्विस डिलीवरी में आपका क्या आ जाएगा कि टीचर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा वो समझा रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या जिस काम के लिए आप फाइनल आए थे, दैट इज एजुकेशन, दैट इज फुलफिलिंग और नॉट, ठीक है। फिर आपका आ सकता है कि जॉब इंटरव्यू, मतलब जो है वो किस तरीके से शेड्यूल किया गया, अगर प्लेसमेंट देना है तो जॉब इंटरव्यू किस तरीके से है, यानी जो रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें हैं, दैट विल कम अंडर द सर्विस डिलीवरी। क्लियर हो गया? यस मैम। समझ में आ गया ना? ठीक है। सुन लो ध्यान से सब लोग, वापस से रिज्वाइन करना है, ठीक है, जब तक मैं अटेंडेंस लेने वाली तो हूँ नहीं, वापस से रिज्वाइन कर लीजिएगा 7 मिनट के बाद, ठीक है। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स हो गए, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स के बाद लिखिए व्हाट आर द न्यू सर्विस डेवलपमेंट। न्यू सर्विस डेवलपमेंट यानी कि आप नया कोई सर्विस को किस तरीके से मार्केट में लॉन्च करते हैं, किस तरीके से आप मार्केट में लेकर आते हैं। तो देयर आर 9 स्टेप्स, खैर आपके बुक में आई थिंक 6-7 स्टेप्स आर गिवन, बट 9 स्टेप्स आर फॉर एनएसडी, न्यू सर्विस डेवलपमेंट के 9 स्टेप्स है। तो 9 स्टेप्स को एक बार लिख लीजिए सारे लोग, ठीक है। उसके बाद में जो भी 1-2 पॉइंट अगर हो पाता है समझा पाऊंगी तो फिर मैं समझा दूंगी अगर टाइम बचता है। तो न्यू सर्विस डेवलपमेंट में पहला लिखिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसके लिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। द फर्स्ट स्टेज इज बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। लिख लिया? बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। द सेकेंड स्टेज इज, द सेकेंड स्टेप कह सकते हैं, सेकेंड स्टेप क्या है? न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी, न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी। द फर्स्ट वन इज बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट और रिव्यू। और सेकेंड में आपका हो सकता है, सेकेंड पॉइंट में आपका क्या होगा? न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी, न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी। जस्ट वेट फॉर, सेकेंड पॉइंट में लिखिए न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी, न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी, न्यू सर्विस स्ट्रैटेजी। After new service strategy, write the idea generation. The third step is idea generation. The third step is idea generation. First one is business strategy development or review. The second one is new service strategy. Third one is idea generation. And fourth is concept. Fourth step is concept development and evaluation. Fourth step is concept development and evaluation. Fourth step is concept development and evaluation. Fifth step लिखिए, fifth step लिखिए business analysis. Fifth step is business analysis. Fifth step is business analysis. Sixth step लिखिए, fourth is concept development and evaluation. Fourth is concept development and evaluation. Concept development and evaluation. Concept development and evaluation. Fifth is business analysis. Fifth is business analysis. Fifth is business analysis. Sixth is service development and testing. Sixth is service development and testing. Sixth is service development and testing. Seventh is market testing. Seventh is market testing. Seventh is market testing. Testing, TESTING, market testing. Ninth is commercialization. Eighth is commercialization.
8th is commercialization. 8th में लिख लिया commercialization. 9th में write evaluation. In 9th step, write evaluation. I'm just repeating all these steps once again. Just listen carefully. The first one is business strategy development or review. Business strategy development or review. Second is new service strategy, new service strategy. Third one is idea generation. Third one is idea generation. Fourth one is concept development and evaluation. Concept development and evaluation. Fifth is business analysis. Fifth is business analysis. Sixth is business development and testing. Business development and testing. TESTING. Seventh point is market testing. Market testing. Then the last point, 8th point is commercialization, and 9th point is evaluation. So these all are the